आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है? 5 फंक्शन होते हैं, प्रोसेस में चलते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। तो अपन अब सेकंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन को, और चैप्टर नंबर 5 है। क्या है? ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का अपन ने किसी चीज़ की प्लानिंग करी। फॉर एग्जांपल अपन ने प्लानिंग करी, हमको स्कूल लगानी है, स्कूल चलानी है, एक स्कूल बनाना। अब उस स्कूल के लिए जो चीज़ें चाहिएगी उनको इकट्ठा करना, अरेंज करना, वो भी प्रोसेस में जो पहले चाहिए उसको पहले लाना, बाद में लाना, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म। क्या है? अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म फॉर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या? फॉर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ। ठीक है ना। हर चीज को इकट्ठा करना ऑर्डरली फॉर्म में। ऑर्डरली फॉर्म का मतलब जो पहले चाहिए उसको पहले लाओ, फिर बाद में, और फिर ताकि अपन चीजों का बेस्ट यूज कर सके। क्या कर सके? तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म फॉर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना। पहला तो हो गया डेफिनेशन। दूसरा होता है इसका प्रोसेस। क्या होता है? ठीक है ना। प्रोसेस। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है। आपने बोल तो दिया कि सर हम चीजें इकट्ठी करेंगे, लाएंगे, बनाएंगे। क्या प्रोसेस है? पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपको जो भी चीज लगानी है, आपने जो भी काम सोचा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोचा है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने काम रहेंगे हमारे पास किस किस तरह की जॉब्स रहेगी। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क या आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ जॉब। सेकंड, पहला फर्स्ट पॉइंट ये ना है ना। तो अपन को करना है क्या है? अपन ने प्लानिंग करी है, एग्जांपल लेते हैं, अपन प्लानिंग करी है, स्कूल लगानी है। अब अपन को पहला ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्कूल लगाने के लिए चीजें इकट्ठी करनी है। तो पहले अपन को है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्कूल के लिए कौन कौन सी जॉब रहेगी, स्कूल में क्या क्या काम रहेंगे। भाई टीचर्स रहेंगे, स्कूल का फीस इकट्ठे करने वाला कोई रहेगा, कोई रिसेप्शन पे रहेगा, ठीक है ना, साफ सफाई करने वाले लोग रहेंगे। तो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने तरह की जॉब रहेगी। तो पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा काम होता है जब आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अपन को बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेंगे? डिपार्टमेंट। अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन ने जितनी भी जॉब सर्च करी है, सोची है, इतना इतना काम रहेगा, उसमें जो सेम कैरेक्टरिस्टिक की जॉब है, क्या है? एक जैसी जॉब। कि भाई यार ये सब ये दीपक सर अकाउंट पढ़ाते हैं, ये को पढ़ाते हैं, तो उनका एक टीचिंग डिपार्टमेंट बना देंगे। ठीक है ना। एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना देंगे जो ध्यान रखेगा सब पे काम करने वाला, है ना। एक क्लीनिंग डिपार्टमेंट बना देंगे भाई जो काम, है ना। तो अपन को डिपार्टमेंट बनाना है। क्या बनाना है? तो सेकंड पॉइंट होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें अपन करते हैं क्या है? जो सेम कैरेक्टरिस्टिक की जॉब है, क्या है, जो एक जैसी जॉब है, उनको अपन मिक्स करके एक ग्रुप बना के अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, है ना। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब बता दिया मैंने तुमको। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है जो आपका काम सोचा है आपने, जो आपने जॉब इतनी सारी ढूंढी है, उसमें जो सेम कैरेक्टरिस्टिक की जॉब है, जो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप को अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो। तो उसको बनाने को कहता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। 2 तरह से बन सकते हैं। एक हो सकता है फंक्शनल, एक हो सकता है डिविजनल। क्या हो सकता है? फंक्शनल और डिविजनल। अगर आप डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बनाओ, क्या बनाओ? सेम फंक्शन, यानी एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक काम होगा। जब आप एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक काम कराओगे तो उस डिपार्टमेंट को कहेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, या, है ना। और दूसरा होता है डिविजनल। क्या होता है? जब आप डिपार्टमेंट बनाते हो प्रोडक्ट के हिसाब से। क्या बनाते हो? एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक प्रोडक्ट का काम, दूसरे डिपार्टमेंट में सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट का काम। फॉर एग्जांपल, दोनों का एग्जांपल देता हूं, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शन में व्हेन डिपार्टमेंट आर रेज और क्रिएट ऑन द बेस ऑफ सेम फंक्शन, जब डिपार्टमेंट फंक्शंस के बेसिस पर बनाया जाए तो फंक्शनल, और व्हेन डिपार्टमेंट आर क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट तो वो हो जाता है डिविजनल। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, क्या, सेल्स डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट में सिर्फ परचेज का काम होगा, सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स का काम होगा। एक डिपार्टमेंट से सिर्फ एक फंक्शन हो रहा है, वो होता है परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट ना। और डिविजनल में क्या होगा? कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट एक, मेडिसिन का डिपार्टमेंट एक, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट एक। जब एक प्रोडक्ट के अंदर एक ही चीज का, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ही प्रोडक्ट का काम हो रहा है, क्या, तो होता है डिविजनल। क्या होता है? जब फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाया जाए फंक्शनल, जब प्रोडक्ट के बेसिस पर बनाया जाए वो डिविजनल। ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना है? अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने काम रहेंगे। दूसरा काम है डिपार्टमेंटाइजेशन। इसमें अपन डिपार्टमेंट बनाएंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली चीजों को एक ग्रुप में डालेंगे और फिर एक डिपार्टमेंट बना देंगे। 2 तरह से बन सकते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। एक जैसे काम का डिपार्टमेंट है तो फंक्शनल, एक जैसे प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट एक है
एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक प्रोडक्ट, तो डिविजनल। अगला होता है जो आपने डिपार्टमेंट बनाया है उसमें आपको ड्यूटी असाइन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? आपने डिपार्टमेंट तो बना दिया, टीचिंग डिपार्टमेंट, अब असाइन करनी पड़ेगी, सर आप ये पढ़ाओगे, आप ये पढ़ाओगे, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या है? थर्ड पॉइंट है जो आपने डिपार्टमेंट बनाया है उसमें लोगों को तो इकट्ठा कर लिया आपने कि सर आप टीचिंग डिपार्टमेंट में, अब उसमें भी आप क्या काम करोगे वो आपको बताना है, हर आदमी को बताना है कि तुम्हारा काम क्या है, कि उनको ध्यान रहे कि हमको कल आते ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या काम है, वो ही काम करना है। अगला पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या है? और लास्ट पॉइंट है आपने ड्यूटी भी बना दी, अब लोगों को काम भी दे दिया। अब क्या करते हैं लोग, जब आप कुछ नहीं बताते तो लोग कोशिश करते हैं बॉस बनने की खुद ही, कि मेरे को सर ने ये काम दिया है, चलो तुम ये मैं बता दूं ऐसा काम करो। तो ये नहीं हो कि कौन बॉस है, तो पहले ही आपको क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या? एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसका मतलब है कौन सा आदमी किसको जाके रिपोर्ट करेगा, पहले ही बता दो। हर आदमी के बीच में कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो रिलेशनशिप क्लियर कर लो, यानी ये बता दो भाई तेरे को उसको जाके रिपोर्ट करना है। इसका मतलब है वो उसका जो बॉस है, हर डिपार्टमेंट में कौन बॉस है और कौन सबऑर्डिनेट है, ये बता देना अपन को। कौन किसको जाके रिपोर्ट करेगा ये क्लियर कर दो, ताकि ये लड़ाई नहीं हो कि मैं तेरा बॉस हूं, मैं तेरा मैनेजर हूं, तू मेरे अंडर में काम करने वाले लोग है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट है अपन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन, क्या पढ़ी? इसकी डेफिनेशन होती है अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म फॉर मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, क्या आता है उसमें अपन को 4 चीजें, पहला अपन को चीजें स्कूल बनानी है तो पहले आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, कितने तरह के काम रहेंगे आइडेंटिफाई करो, फिर सेम काम जो होते हैं उनका एक ग्रुप बनाओ, उसका डिपार्टमेंट बना दो। क्या बना दो? डिपार्टमेंट 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। फिर होता है तीसरा होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, है ना, हर आदमी को जो डिपार्टमेंट में है उनको उनके काम बता दो। और लास्ट है एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या है? एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग, हर आदमी को बता दो कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और कौन आपको रिपोर्ट करेगा, ताकि आपको क्लियर है कौन बॉस है और कौन सबऑर्डिनेट है, ठीक है ना। ये हो गया इसका प्रोसेस, क्या हो गया, ठीक है ना। अगला पॉइंट है वो है इसके इंपोर्टेंस, क्या फायदे क्या होते हैं। एक होता है बिना ऑर्गेनाइजिंग के काम करो, एक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो, तो फायदे क्या होते हैं इसके याद करने की स्टोरी बताई थी मैंने। जैसे विशाल और हिमांशु सोनी एक दूसरे को मिले, तो विशाल ने हिमांशु सोनी को बोला तू मेरे लिए स्पेशल है, क्या है, तू मेरे लिए स्पेशल दोस्त है, क्या है, मेरे लिए स्पेशल दोस्त है। तो पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्या पहला फायदा है इंपोर्टेंस का, स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। क्यों मिलता है? अपन डिपार्टमेंट जो बनाते हैं, अभी अपन ने बोला था अपन फंक्शनल या डिविजनल बनाते हैं, तो अपन को क्या लगता है, अगर अपन ने फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट, अपन परचेज डिपार्टमेंट में सिर्फ उन लोगों को डालेंगे जो परचेज के बारे में एक्सपर्ट हो, जो उसमें स्पेशलिस्ट हो, क्या हो। अगर अपन डिविजनल बनाते हैं, अपन ने बनाया कोई कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट, तो अपन कॉस्मेटिक में सिर्फ उन लोगों को डालेंगे जो कॉस्मेटिक के बारे में हर कुछ सब सारी चीज जानते हो, है ना, उसके स्पेशलिस्ट हो। तो अपन को क्या मिलता है, जब अपन ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो अपन डिपार्टमेंट बनाते हैं और डिपार्टमेंट में सिर्फ उन लोगों को रखते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट हो, तो अपन को स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। क्या मिलता है? हर डिपार्टमेंट में सिर्फ वो लोग होंगे जो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सब कुछ जानते होंगे, ताकि अपन को अपना जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी एक्टिविटी होगी वो बेस्ट तरीके से मिलेगी। तो पहला होता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या होता है? तो पहला पॉइंट याद करने का, पहले तो कहानी याद करता हूँ, कहानी कैसे याद करनी है, पॉइंट याद करने का तरीका। कोई भी 2 दोस्त जैसे विशाल है हिमांशु नहीं है, विशाल ने हिमांशु को बोला तू मेरे लिए स्पेशल है, क्या है, स्पेशलाइजेशन। दूसरा, मेरे को क्लियर दिखता है कि तेरी जिंदगी में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तू मेरी जिंदगी में बहुत हेल्प करेगा मेरी, क्योंकि है ना, और मैं तेरी बहुत हेल्प करूंगा। तो दूसरा पॉइंट है रोल क्लियरिटी है ना, रोल क्लियरिटी। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरे को क्लियर दिख रहा है कि तू मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त रहेगा, रोल क्लियरिटी। और अपने बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, यानी अपन साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, साथ, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्या? क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। पहले एक पॉइंट याद करने का तरीका देखो, फिर इसके अंदर का मतलब समझेंगे अपन। सबसे पहले इसने इसको मिला दोस्त, तो इसने बोला तू मेरे लिए स्पेशल दोस्त है, स्पेशलाइजेशन, मेरे को क्लियर दिख रहा है तेरी जिंदगी में कोई रोल होगा बड़ा, तो रोल क्लियरिटी। तीसरा, अपन के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, तो अगला है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, है ना, अपन दोनों। फिर कहना तू मेरे रुपए, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, मेरे पास रुपए बहुत है, तो तू मेरे रुपए को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ताकि अपन है ना रुपए कमा सके। तो अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर ना, मिले पहले तो मेरे लिए स्पेशलाइजेशन। दूसरा, मेरे को क्लियर दिख रहा है तेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी में तेरा रोल रहेगा, रोल क्लियरिटी, और अपने बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। और तू मेरे रुपए यूज लेकर रुपए कमाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे उसने बोला हाँ रुपए कमाना, ठीक है ना, तू मेरे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो उसने कहा ठीक है। पहले उसका मन नहीं था हिमांशु ने कहा उसके साथ काम करने के लिए, मगर उसने कहा ठीक है, अगर तू अपनी आदतें कुछ चेंज कर ले तो मैं तेरे साथ आ जाऊंगा। तो अगला है अडॉप्शन टू चेंज। क्या? अडॉप्शन टू चेंज। उसने हिमांशु ने बोला तू अपनी कुछ आदत चेंज कर देगा, मैं तेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा, अडॉप्शन टू चेंज। तो जैसे उसने बोला, हिमांशु ने
विशाल को कि तू अपने आप दे चेंज कर, तो विशाल को अजीब सा लगा। उसने कहा यार मैं तेरे को दोस्त समझ सकता, तू मेरे को इतना मेरे को पता नहीं था कि तेरे को मेरे अंदर आदत खराब लगती है, आज तक तूने कभी बोला नहीं। तो एकदम से उसके दिमाग में इफेक्टिवली वो चीजें ऐड हो गई। क्या हो गई कि यार मेरे को कुछ चीजें चेंज करनी है, हिमांशु मेरा अच्छा दोस्त मेरे को बोल रहा है कि तेरे को खुद के अंदर कुछ चेंज करना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अगला है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसने कहा तू अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता और है ना बहुत लेजी है, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखेगा तो मैं तेरे साथ आऊंगा, क्योंकि मेरी ये चीज बहुत खराब लगती है, हर चीज में धीरे धीरे काम करता है, लेजीनेस करता है। जिम ज्वाइन करता है। उसने जैसे ही उसने ऐड होगी इसके बाद उसने जिम ज्वाइन किया। क्या जिम ज्वाइन करते हुआ उसको क्या हुआ, उसकी बॉडी बनने लगी, बॉडी है ना। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या हो गई? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगला पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। और फिर है ना जैसे उसकी बॉडी बनी, विशाल की पर्सनालिटी अच्छी होगी, तो पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनालिटी को ऐसे याद करना, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ये पूरी कहानी वापस देखना। सबसे पहला फ्रेंड मिला, फ्रेंड ने बोला तू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, स्पेशलाइजेशन। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है तेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तेरा बहुत बड़ा रोल है, रोल क्लियरिटी। अपन है ना रोल क्लियरिटी, और अपन मिलकर काम करेंगे तो रुपए कमाएंगे, अपन दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, बिजनेसमैन। तो अगला क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्या है? क्लियरिटी इन, तू मेरे रुपए को यूज लेकर रुपए कमाना, मैं अपने रुपए दूंगा, तू दिमाग लगाना। तो अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेरा पूरे रुपए को पूरा यूज लेना, ठीक है ना। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे साथ आऊंगा, मगर तेरे को खुद के अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, अडॉप्शन टू चेंज। क्या? जैसे उसने बोला चेंज करना पड़ेगा, उसके दिमाग में इफेक्टिवली ऐड हो गई बात कि हाँ यार चेंज तो करना पड़ेगा, मेरा दोस्त बोल रहा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? उसने कहा तू बहुत लेजी है, बहुत धीरा ढीला काम करता है, जिम ज्वाइन कर, थोड़ा फास्ट हो। तो उसने जिम ज्वाइन किया, उससे क्या हो गया, उसकी बॉडी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बॉडी बनने लग गई, एक्सपेंशन ग्रोथ। और फिर उसकी पर्सनलिटी डेवलपमेंट हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। क्या? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। और आप इसका मतलब समझते हैं अंदर। पहला स्पेशलाइजेशन का फायदा होता है जब ऑर्गेनाइजिंग करते हैं अपन एक बनाते हैं डिपार्टमेंट। क्या बनाते हैं? डिपार्टमेंट में अगर फंक्शनल है तो एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही काम होगा, और वो जो काम होगा जैसे परचेज डिपार्टमेंट, तो अपन उस डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड लोगों को डालेंगे जो अच्छे होते हैं परचेज में, स्पेशलिस्ट परचेज के स्पेशल है ना। तो अपन हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट लोगों को डालते हैं, उससे अपन को क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। क्या मिलता है? अपन का काम बेस्ट होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वही इंसान है जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज को पूरे ढंग से जानता है। क्लियर ना। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था, दूसरा है क्लियरिटी, रोल क्लियरिटी। क्या है? रोल क्लियरिटी। अपन ने अभी पढ़ा था प्रोसेस में थर्ड पॉइंट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या? अपन जब डिपार्टमेंट बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट में ड्यूटी असाइन कर लेते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तो हर आदमी को पता रहता है मेरा काम क्या है, उसका रोल क्लियर रहता है। उसको क्या रहता है? उसको ये कंफ्यूजन नहीं रहता कि मेरा काम क्या रहेगा, मेरे को आगे क्या काम करना है। हर आदमी को पता होता है इस कंपनी में मेरा क्या रोल है, क्योंकि अपन पहले असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, हर आदमी को एक ड्यूटी असाइन कर चुके हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्या? अपन क्योंकि पहले ही अपन है ना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं प्रोसेस में? एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या कर चुके हैं? तो हर आदमी को पता रहता है कि उसकी वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, यानी उसके काम वर्क प्लेस पर किस आदमी से उसका क्या रिलेशन है, कौन उसका बॉस है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है। तो उसको कंफ्यूजन नहीं रहता। क्या? उसको कंफ्यूजन नहीं रहता। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यहां पर अपन ऑलरेडी है ना एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में अपन पहले ही बता चुके हैं किसको किसको रिपोर्ट करना है, जाकर कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, तो अपन को क्लियर रहता है अपनी वर्किंग रिलेशनशिप क्या है। अगला है अडॉप्शन टू चेंज। क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्योंकि अपन ने हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट को रख रखा है। क्या रख रखा है? तो अपन उनका पूरा यूज ले सकते हैं, और एट द सेम टाइम उनके पास जो रिसोर्सेज होंगे उसका पूरा यूज लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट का टीचर हूं, अगर मेरे को किसी स्कूल में अकाउंट पढ़ाने का बोला जाएगा तो वो मेरे को 7 पीरियड 8 पीरियड बोलेंगे तो भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को आता है पढ़ाना, मेरे को है ना। तो मैं वो मेरे को पूरा यूज ले सकता है। एट द सेम टाइम मैं भी अपने पास जो बुक्स पढ़ी है और स्टूडेंट्स है उनका पूरा यूज ले सकता हूँ, उनको पूरा पढ़ा सकता हूँ, उनका पूरा है ना। तो इसमें जब अपन है ना ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करके अपन जब डिपार्टमेंट बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट में उन्हीं लोगों को डालते हैं जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। क्या होता है? और जब स्पेशलिस्ट होंगे डिपार्टमेंट में तो अपन उनका पूरा यूज ले पाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का। एट द सेम टाइम वो जो लोग हैं उनके पास जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मशीन है, वो है, वो उनका पूरा यूज ले पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज को काम कैसे लेना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है अपने रिसोर्सेज का। क्या होता है? उसके बाद होता है अडॉप्शन टू चेंज। क्या होता है? अगर आप डिपार्टमेंट बनाते हो, हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट डालते हो, तो कोई भी नया चेंज होता है ना वो उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैं अकाउंट का टीचर हूँ, मेरे को अकाउंट पढ़ानी आती है, एकदम से लॉकडाउन हो गया, अब मेरे को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाना है, क्योंकि मेरे को पढ़ाई कराना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं टीचिंग कराने में एक्सपर्ट हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर लूंगा जल्दी से, और चेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है ना। वही अगर मैं अकाउंट का टीचर होता और मेरे को कहते हैं सर आप टीचिंग छोड़ो मार्केटिंग करो, तो मेरे को ऑलरेडी मार्केटिंग नहीं आ रही, और फिर मेरे को आप कह रहे हो आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो, तो मैं वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता।
तो इसमें अपन चेंज एक्सेप्ट जल्दी करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट बैठते हैं, हर डिपार्टमेंट में वही इंसान बैठा है जिसको वो काम अच्छे ढंग से आता है, और अगर ऐसे में कोई चेंज आता है तो जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? अगला होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने अंडर में लोग, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है अपने अंडर में जो लोग होते हैं, अपने अंडर में जो लोग होते हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करते हो, आप उनके बारे में कैसे डिटेल पता लगा सकते हो, वो काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता लगाओगे। अब अगर आप एक एक जने के पास जाओगे, बड़ी कंपनी की बात करें अपन, एक एक जने के पास जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक जने के पास जाना और पता लगाना वो काम पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे में अपन कैसे करते हैं, अपन है ना ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, अपन हर डिपार्टमेंट के हेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपन को सिर्फ उस हेड से बात करनी है कि भाई क्या काम चल रहा है, ठीक है ना, उस हेड से बात करते हैं। तो अपन को हेड से पूरी डिपार्टमेंट की है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो हेड है ना अपने अंडर में जो लोग हैं उनसे बात करता है कि भाई क्या हुआ, वो अपने अंडर से करता है। इस तरह से क्या होता है, एक जने को सिर्फ 2 जनों से बात करनी है या 3 जनों से बात करनी है, वो अपने अंडर के 3 जनों से बात करेगा, और ऐसे अपन पूरी कंपनी का कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। अपने अंडर में जो लोग हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करते हो, उसको कहते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का सिस्टम यही है कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर है, उसमें मैनेजर हेड, अपन को सिर्फ उससे बात करनी है। अगला होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्या है? आप अगर डिविजनल डिपार्टमेंट बनाते हो, आपको लगता है कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट बनाया आपने, क्या बनाया? कॉस्मेटिक। अब उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, अब आपको लगता है इसमें एक और डिपार्टमेंट होना चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट। क्या होना चाहिए? तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपने आप में इंडिविजुअल पूरा प्रोडक्ट का काम एक में हो रहा है, तो आप जितने भी इसमें ना डिपार्टमेंट बनाना चाहो आप उसमें बना सकते हो, ठीक है ना। कट करना। हाँ, तो इफेक्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आप जब भी चाहो नया डिपार्टमेंट जोड़ना है आपको, आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। एक क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के सारे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है, इसके सारे परचेज सेल्स एक के अंदर ही होंगे। जब भी आपको लगता है एक नया डिपार्टमेंट चाहिए ऐड कर लो, तो आप किस तरह से कंपनी में एक्सपेंशन ग्रोथ आराम से हो सकता है, ठीक है ना। और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ा हुआ है ना पहले चैप्टर, क्या होता है पर्सनल का मतलब? क्या होता है बेटा कृतिका पर्सनल का मतलब? एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉय? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो होता है पर्सनल। पिछली बार पढ़ा था ना ये चैप्टर। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी अपने अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय होता है। तो क्योंकि डिपार्टमेंट बनाते हैं अपन, डिपार्टमेंट में जैसे परचेज डिपार्टमेंट बनाया, एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक एक्टिविटी हो रही है, तो जो भी इंसान उसमें आएगा वो अपने अंडर में जो उसके ऊपर जो मैनेजर है, प्लस एट द सेम टाइम सब लोग परचेज का ही काम कर रहे हैं, वो देख देख के सीख जाएगा। क्योंकि इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेटशिप होती है। क्या होती है? आपके ऊपर मैनेजर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो आपसे ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप उनके काम को देख देख के ही सीख जाते हो, प्लस उनके इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होने लग जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि आपके हर जैसे आपने कॉस्मेटिक में ज्वाइन किया तो उसमें पूरा काम कॉस्मेटिक का ही हो रहा है, तो आप है ना उन एक्टिविटीज को देख के प्लस अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन से ही आप सब चीज़ें सीख जाओगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम में जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है। क्या होने लगता है? ठीक है ना। अगला आता है, ये था इंपॉर्टेंस, क्या था कहानी बता दी। अगला टॉपिक क्या है? अगला आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर मैं कोई ऐसा स्कूल का बनाऊं कि भाई ये प्रिंसिपल, इसके नीचे ये सीनियर विंग के सब कोऑर्डिनेटर और ये मिडिल विंग के कोऑर्डिनेटर, फिर इसके नीचे 5 जने, दीपक सर, दिनेश सर, सोहन सर यहाँ पे। और अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये एक तरह का जाल बन जाएगा, नेटवर्क, और इसको देख के पता चल जाएगा कौन सा आदमी किस लेवल पे काम कर रहा है, उसकी क्या ऑथोरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी नेटवर्क को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर बोले हैं तो इट इज अ नेटवर्क है नेटवर्क जाल जैसा। इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, कौन सा किस पोजीशन पर है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? हाँ बोल भाई हिमांशु, क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन? कीवर्ड है नेटवर्क। क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ
जॉब पोजीशन, ऑथोरिटी, सीधा बैठ, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बोलना हिमांशु सोनी, कीवर्ड बोल जल्दी से। इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कुल मिलाकर एक नेटवर्क है जो हमको बता देता है कौन सा आदमी किस लेवल पे काम कर रहा है, क्या उसकी ऑथोरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जॉब पोजीशन क्या है, उसी नेटवर्क को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? लिख लिया। अगला टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? तेरे ये पकड़ना, वो वाली देना। हाँ, अगला है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या आता है? अगला टॉपिक है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझना ध्यान से, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है। क्या कर सकता है? उसी को कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक तरह से समझ लो कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है, उसकी कितनी है ना क्षमता है किसी को कंट्रोल करने की। वापिस बता रहा हूं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? एक सुपीरियर यानी एक कोई मैनेजर अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, उसी क्षमता को कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? इंग्लिश है ना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लिख दो। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज। अगर लिखने का बोलो तो लिखना होता है हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर। हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर के द्वारा कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हिंदी में क्या मतलब है? एक जना अपने अंडर में कितने लोगों से इफेक्टिवली काम कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है हिमांशु सोनी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, आगे चलें। अगला होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या है? अगर आप अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के रखते हो तो एक बहुत इसका मेन इंपॉर्टेंस है कि आपको क्लियरली पता रहता है कि किस आदमी की क्या जॉब है, कौन सा आदमी किस लेवल पे काम कर रहा है, जो इसकी डेफिनेशन है ना, वो इसकी मेन इंपॉर्टेंस है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी कंपनी का तो अपन को क्लियर रहेगा कौन आदमी क्या काम कर रहा है, उसकी जॉब क्लियरिटी रहेगी अपन को, कोई आदमी क्या काम कर रहा है, उसकी ऑथोरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्लियरली अपन को पता चलता है। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंस है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आज तक आया नहीं। क्या होता है बेटा भाविका, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंस बताई थी लास्ट मैंने। हाँ, तो पहला फायदा इससे अपन है ना बेटर फ्लो। अब तुम लिख लो पॉइंट, इजी पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंस का, बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कोई बताएगा कैसे हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है तो बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, बताओ। अगर अपन को पता रहेगा कि ये स्ट्रक्चर है तो अपन को पता रहेगा प्रिंसिपल सर कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे और कोऑर्डिनेटर फिर सर को बोलेंगे। अगर ये बना हुआ ही नहीं होता स्ट्रक्चर तो क्या होता? शायद प्रिंसिपल सर है ना दिनेश सर को बोल रहे थे, फिर दिनेश सर कोऑर्डिनेटर को बोल रहे थे, फिर कोऑर्डिनेटर सोन सर को बोल रहे थे, हो सकता है कोई ना कोई छूट जाता। तो पहला होता है बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अपन ने एक नेटवर्क बना रखा है। क्या बना रखा है? एक बना रखा है भाई, ये इससे डील करेगा, ये से डील करेगा। तो पहला होता है बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है?
अगर आपके स्ट्रक्चर बन रखा है, नेटवर्क बन रखा है एक, तो आपका कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत आराम से होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसी नेटवर्क में इसी फ्लो में बात करनी है, अपन को पर्टिकुलर एक जैसे बात करनी है, वो अपने आगे वाले से बात करेगा। क्या फायदा होता है पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? दूसरा पॉइंट लिखो, हाँ, इजी टू चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस, easy to check responsibility of each part of business। अगर एक क्लियर स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, हाँ बोल, जो प्रिंसिपल होगा वो कोऑर्डिनेटर को चेक करेगा वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेटर हाँ, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको हर बिजनेस का हर पार्ट यानी हर लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी चेक क्लियर कर रहा है नहीं कर रहा, काम पूरा करना नहीं कर रहा, चेक करना बहुत ईजी होगा। सब मॉनिटर को टीचर्स के काम को चेक करना है कि इन्होंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया बच्चों को, पूरा हुआ सही के, सबके होमवर्क पूरे हो रहे नहीं हो रहे। ये प्रिंसिपल सब मॉनिटर को जो प्रिंसिपल ने दिए थे काम कि भाई इस टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ये एक्टिविटीज पूरी होनी चाहिए, ये चेक करेगा। तो अपन को क्या होता है, अगर एक स्ट्रक्चर बनना हुआ है ना, तो अपन को हर लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको चेक करना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि अपन को पता है हर आदमी हर लेवल पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो हो सकता है किसी को भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही होती है, कौन किससे चेक करता है पता ही नहीं चलता, कौन किससे पूछेगा। तो बहुत पहला पॉइंट है बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन अपन को बहुत पता है कैसे करना है, और दूसरा अपन आराम से रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है क्लियर आइडिया ऑफ वर्किंग, आप अगला पॉइंट लिख दो, क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एंटरप्राइजेस, a clear idea about the working style of enterprises, a clear idea about the working style of enterprises। अपन को इस नेटवर्क को देख के ही पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल क्या है, ये फंक्शनल है, ये डिविजनल है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि इसकी काम करने का तरीका क्या है। तो एक स्ट्रक्चर को देखने से सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि यार कैसे काम करते हैं, ठीक है ना, इनका काम करने का तरीका है, फंक्शनल है, डिविजनल है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, सब पता चल जाता है, ठीक है ना। तो अपन को ऑर्गेनाइजेशन की स्टाइल पड़ जाती है, वर्किंग स्टाइल पड़ जाती है, क्या पता चल जाती है, किस तरह से काम करते हैं ये। अगला इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, इट क्लियरली डिफाइन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट क्लियरली डिफाइन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 4 पॉइंट छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा, इसको देखने से अपन को लेवल ऑफ मैनेजमेंट पता चल जाता है, किस लेवल, कौन सा टॉप लेवल कौन सा है, मिडिल लेवल कौन सा है, ठीक है ना। तो ये इसके फायदे हैं। कौन कौन सा फायदा है, पहला कम्युनिकेशन का फ्लो अच्छा आराम से होता है, अपन आराम से चेक कर सकते हैं हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगला पॉइंट क्या है, हाँ, अपन को वर्किंग स्टाइल पता चल जाती है कि कौन से स्टाइल में काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट है कि अपन लेवल ऑफ मैनेजमेंट को आराम से फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कौन से लेवल पे क्या है, क्लियर ना। अगला आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या होता है, जो अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल। क्या है, फंक्शनल और डिविजनल, दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। जो भी पढ़ रहा है वीडियो देख के पूनम गांधी रखना अपने पास में, फिर पढ़ना। पूनम गांधी के तरीके से ही चल रहे हैं अपन, जो उसमें टॉपिक दिए हुए हैं ना वैसे के वैसे चल रहे हैं, क्लियर ना। अगला होता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। अभी अपन ने पढ़ा फंक्शनल क्या होता है, अगर डिपार्टमेंट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, एक डिपार्टमेंट में अगर एक ही काम हो, परचेज डिपार्टमेंट परचेज का, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स का, तो हो जाएगा फंक्शनल डिपार्टमेंट, क्या हो जाएगा, है ना। तो दो तरह के टाइप अपन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बता चुका हूं, व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब। लिख लो फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, व्हेन द जॉब्स आर ग्रुप्ड, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स, कुछ भी लिख सकते हो तुम, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स are grouped keeping in mind the functions और job। कुल मिला के क्या बोल रहा है, जब डिपार्टमेंट बनाया जाए और उसमें जो ग्रुप बनाया जाए, क्या बनाया जाए, लोगों का
वो फंक्शंस को दिमाग में रखकर बनाया जाए। क्या परचेज डिपार्टमेंट, परचेज का काम का दिमाग, यार एक काम करवाना है ये वाला परचेज। जब अपन है ना काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए, वो बनते हैं फंक्शनल। क्या बनते हैं? और जब अपन है ना प्रोडक्ट के बेसिस पे बना है, अपने दिमाग में प्रोडक्ट चलाओ या कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में किसको डालना है, तो वो डिवीजन होता है। क्या होता है? अब फंक्शनल डिपार्टमेंट के फायदे क्या होंगे अगर आप एक डिपार्टमेंट में एक ही काम कराओगे? फायदे क्या होंगे? सोचो, क्या इंपॉर्टेंस होंगे, फायदे क्या होंगे फंक्शनल के? पहला फायदा होगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या होगा? अपन को हर एक डिपार्टमेंट में वही आदमी मिलेगा जो उस पर्टिकुलर काम से के लिए मैं स्पेशलिस्ट हो। परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड लोग होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड लोग होंगे। तो पहला होगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट बोल इंपॉर्टेंस का बेटा। हाँ, अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस या एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। पहला होता है स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है, दूसरा होता है इजी सुपरविजन। क्या है? बहुत इजी बात, बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट चल रहा है, उसमें सारे आदमी परचेज का काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसको सुपरवाइज करना कितना इजी होगा। जैसे आज तुम सब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स को सुपरवाइज करना कितना इजी होगा भाई। अकाउंट्स को देखना है भाई, पढ़ रहे हैं। अभी एक जना अकाउंट पढ़ रहा है, एक बीएससी पढ़ रहा है, एक को पढ़ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, कितना परेशान हो जाऊंगा मैं। तो जब एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक काम होता है ना, तो उसको सुपरवाइज करना बहुत ईजी रहता है। सुपरवाइज क्योंकि सबकी एक्टिविटी सेम चल रही है, सबकी क्वेरी सेम होगी लगभग। तो ये 2 पॉइंट बोलना बेटा विशाल इंपॉर्टेंस के, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन और दूसरा हाँ थर्ड पॉइंट बोलना। अब एट द सेम टाइम मैनेजर के लिए सुपरवाइज करना अच्छा होगा, तो लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन करना इजी होगा। आपको कोऑर्डिनेट करना, अगर मैं आज अकाउंट पढ़ाऊं और एक एग्जांपल नंबर 17 कर रहा हूं, तो तुम सबको साथ में करना कितनी इजी रहेगा। मैं एक एंट्री बोलूंगा, एक को समझाऊंगा, है ना, क्योंकि एक ही चीज कर रहे हैं अपन, तो कोऑर्डिनेशन भी इजी हो जाता है। क्या होता है? अगर मैं अब यहाँ पे एक लाइन को अकाउंट पढ़ाऊं, एक को बीएसटी पढ़ाऊं, एक को इको पढ़ाऊं, 1 मिनट के लिए मैं तो अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरे में मैं बीएसटी समझा रहा हूँ, तीसरे में इको पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा खुद का है ना नोट्स बनाते समय सब घिचपिच हो जाएगा। एक लाइन दूसरे में लिख दोगे तुम। तो जब एक ही एक्टिविटी होती है एक ही डिपार्टमेंट में, एक फंक्शन से रिलेटेड, तो उसको कोऑर्डिनेट यानी साथ मिलकर करना भी इजी रहता है। तो अगला हो जाता है इजी कोऑर्डिनेशन। क्या हो जाता है अगला बोल। अगला होता है इंक्रीजिंग मैनेजर एफिशिएंसी। बहुत सिंपल सी बात है, जो आदमी एक चीज को कंट्रोल करेगा, जिस आदमी को एक चीज का ध्यान रखना है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अगर तुमको बीएससी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लगातार तुमको बहुत देर तक बीएससी पढ़ा सकता हूँ, मगर वही मैंने बात बोली अभी कि 4 जने इको के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5 जने अकाउंट के पूछ रहे हैं और 6 जने बीएसटी के पूछ रहे हैं, मैं परेशान हो जाऊंगा। एक होगा चुप रहो, पहले तुम बोलो, फिर तुम चुप, है ना, मेरे को गुस्सा नहीं लग जाएगा, मैं थक जाऊंगा। तो जब एक ही एक्टिविटी को मैनेज करना होता है ना, तो मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डील करना ईजी हो जाता है, वो ज़्यादा काम कर पाता है ना। और कुछ है इंपॉर्टेंस? और इफेक्ट, लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, इफेक्टिव ट्रेनिंग। जब आपके डिपार्टमेंट में एक ही जैसा काम चल रहा हो, जैसे तुम सब बैठे हो अकाउंट पढ़ने के लिए, कोई नया बच्चा आया, क्योंकि अकाउंट की लगातार बात चल रही है, अकाउंट तो धीरे धीरे उसको अकाउंट धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। एक ही बात चल रही है, 10 बातें नहीं चल रही। वैसे ही अगर परचेज डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट एक परचेज का है, किसका है? तू नया ट्रेनी आया, क्योंकि लोग सारे परचेज का काम कर रहे हैं, बातें परचेज की हो रही है, सारी एक्टिविटीज परचेज, तो धीरे धीरे तुमको देख देख के सीख जाएगा। तो ट्रेनिंग इफेक्टिव होती है। क्या होती है? क्योंकि सिर्फ एक चीज की ट्रेनिंग मिल रही है, तो क्या मिल रही है? तो तेरे को सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है, ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग तेरी क्या होगी? धीरे धीरे बेटर होती रहेगी और तेरे को अच्छा चाहिए। ये होता है इफेक्टिव ट्रेनिंग। क्या है ये? फायदा, एडवांटेज। पहला स्पेशलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट में एक वही बंदा जो उस चीज को जानता है सही से, उसका फायदा मिलता है। दूसरा होता है इजी सुपरविजन, आपको एक ही चीज का सुपरवाइज करना है, सुपरविजन करना है, तो ईजी हो जाता है। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, आपको मिलकर काम करना ईजी हो जाता है, क्योंकि एक जैसे एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको एक चीज से डील करना है। और लास्ट है इफेक्टिव ट्रेनिंग। क्या है? ट्रेनिंग इफेक्टिव हो जाती है। अगला नुकसान क्या है? विशाल बोलेगा आगे? हाँ आगे बोल। डिसएडवांटेज पुराने वाली बुक में सही है, नई वाली बुक में खराब पॉइंट दिए। हाँ, डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्यों होता है समझना। जब अपन फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक काम होता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट। क्या होता है? परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान रखता है। क्या रखता है? उसको लगता है मेरे को सस्ते से सस्ते रेट में अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदनी है। उसको पूरी कंपनी का जो गोल है, उससे फिर उसका ध्यान हट जाता है। उसका मेन गोल जाता है अपने डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव करना। क्या करना? तो ऐसे में हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने
अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान रखने लग जाता है, अपने गोल्स की तरफ, उसका कंपनी की गोल्स की तरफ है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे में अपन को बार बार उससे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, भाई साहब सेल्स वालों ने इतनी सेल्स कर दी है, इस बार आपको इतनी परचेज करनी है, इस बार सेल्स कम हुई है, इस बार परचेज कम करना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अपने डिपार्टमेंट में तो अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, मगर बाकी सब डिपार्टमेंट से अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अपन सिर्फ अपनी तरफ ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या रहता है, डिफेक्टिवली क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल में अचीव करने में टीना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान रखता है। क्या रखता है, दूसरे डिपार्टमेंट के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता उसका, और कंपनी का टोटल गोल की तरफ भी ध्यान नहीं रहता। दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। किस कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कोऑर्डिनेशन की बात नहीं हो रही है, सॉरी उस डिपार्टमेंट की, उसके डिपार्टमेंट में तो अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। खुद के डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है क्योंकि एक ही काम कर रहे अपन, मगर दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि अपन सिर्फ एक काम की तरफ है ना पूरा अपना फोकस है। तो कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं उससे अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, हाँ डिपार्टमेंट हेड एटीट्यूड। हर डिपार्टमेंट का अपना हेड होता है। परचेज डिपार्टमेंट सोचता है मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरे कारण कंपनी चल रही है अच्छी। सेल्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, हमने अच्छी सेल्स नहीं करी होती तो प्रॉफिट ही नहीं आता। तो हर डिपार्टमेंट अपने आप को समझता है कि मेरे कारण सबसे ज्यादा काम हो रहा है और मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ इस डिपार्टमेंट में। ये प्रॉब्लम हो जाती है। हर फंक्शन का एक डिपार्टमेंट बना देना, हर फंक्शन के डिपार्टमेंट का हेड सोचता है मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस कंपनी में, मैं नहीं करूँ सेटिंग से तो कंपनी नहीं चलेगी। ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। ये इसके फायदे नुकसान तीन है ना। और है लास्ट है डिफिकल्टी इन टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे आपका मैं एग्जांपल समझाता हूँ, रिलायंस मॉल है, रिलायंस फ्रेश होता है जैसे, अब इसका परचेज डिपार्टमेंट समझो एक है पूरा, जितने भी रिलायंस फ्रेश है इंडिया में उसका परचेज डिपार्टमेंट समझो बॉम्बे में क्या है। अब वो पूरे सारे डिपार्टमेंट पूरे हर जगह की है ना एक साथ खरीद रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट। अब समझो पाली में गलत माल आ गया तो अपन को पता नहीं लगा सकते क्योंकि सबकी एक साथ परचेज हुई ना, अपन पता नहीं लगा सकते यार पाली का माल जो गलत आया किसके कारण गलत आया, किसने गलत परचेज की थी। अगर ये होता कि पाली का परचेज डिपार्टमेंट अलग होता, जोधपुर का अलग होता, तो अपन बता सकते थे देखो जोधपुर में माल सही है, तुमने ये गलत कैसे खरीद लिया, जोधपुर में तो ये चीज़ 30 रुपये में खरीदी, तुमने 35 में कैसे खरीद ली। मगर क्योंकि है ना परचेज डिपार्टमेंट एक ही है पूरी कंपनी का, सारी एक्टिविटीज जो हो रही है परचेज से रिलेटेड वो एक जगह हो रही है। अब पर्टिकुलर एक जगह कुछ गड़बड़ हो गई तो अपन अकाउंटेबिलिटी यानी किसके कारण ही गड़बड़ हुई वो निकाल नहीं पाता है। सब जगह पूरा एक साथ हो रहा है ना, समझो बात क्या कह रहा हूं मैं। पार्ली का अगर डिपार्टमेंट अलग होता परचेज का तो अपन बोल सकते तेरी गलती है, देख जोधपुर में तो सही माल आया है, तो अपन है ना अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट एक ही, हर चीज जो कंपनी के लिए खरीद रहे अपन वो एक जगह से खरीद रहे हैं। अब कौन से बंदे ने किस एम्प्लॉय ने गलती करी और वो गलत माल आ गया वो पता नहीं चलता, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहा है परचेज का। अब किसकी गलती से वो काम हुआ और निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर वो अलग अलग होता, पाली का परचेज डिपार्टमेंट अलग होता तो अपन निकाल सकते थे भाई पाली का परचेज डिपार्टमेंट ने गलत किया, जोधपुर में तो सही आया, ठीक है ना। ये नुकसान होता है। क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी निकालना भारी पड़ जाता है क्योंकि सारा काम एक पर्टिकुलर फंक्शन एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है। सुन रहा है डिपार्टमेंट क्या। अब आता है डिविजनल, क्या आता है, और लास्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भाई अगर परचेज डिपार्टमेंट में समझो विशाल परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है सालों से, और वन एकदम से उसको बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करो, कर पाएगा क्या वो, क्योंकि वो एक ही काम करने के लिए ट्रेंड हुआ है। तो इसमें आदमी फ्लेक्सिबल नहीं होता, जो जिसमें काम कर रहा है उसी का ही बंद के रह जाता है, क्योंकि एक ही चीज सीखी है उसने, ठीक है ना। अब आता है डिविजनल। किसमें आता है डिविजनल, वैन डिपार्टमेंट एंड वैन जॉब्स और एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जब आप एक प्रोडक्ट के हिसाब से एक डिपार्टमेंट बनाओ, क्या बनाओ, जो आपने पिछली लिखी ना डेफिनेशन उसमें आपको फंक्शन की जगह प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, पिछली जो डेफिनेशन लिखी है आपने वैन एक्टिविटीज और जॉब्स उस है ना, उसके बाद आपको लास्ट में क्या था लिखा हुआ, फंक्शन लिखा होता, क्या लिखा होता, उसकी जगह आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखना है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट, अब जब डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाया जाए, क्या बनाया जाए, जैसे हिंदुस्तान लीवर है इतनी सारी चीजें बनाता है, तो उसने एक बना दिया भाई कॉस्मेटिक का एक डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ईटेबल्स का एक डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट अगर वो बनाया तो, ठीक है ना। जब अपन प्रोडक्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो वो होता है डिविजनल। क्या होता है, अब इसके फायदे क्या होता है, अगर आप प्रोडक्ट के हिसाब से बनाओगे आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला एडवांटेज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या इसका मतलब क्या है, हर डिपार्टमेंट में वो इंसान होगा जिसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज होगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट मिलेंगे अपन को, मिलेंगे मेडिसिन डिपार्टमेंट में सिर्फ मेडिसिन के बारे में जाने वाले लोग होंगे, कॉस्मेटिक में सिर्फ कॉस्मेटिक के बारे में जाने वाले लोग होंगे। तो पहला होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या होता है दूसरा, बोल विशाल, फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें एक जैसा अपने बनाया कॉस्मेटिक,
तो कॉस्मेटिक का परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और अकाउंट डिपार्टमेंट सब एक में होंगे। कॉस्मेटिक एक डिपार्टमेंट है, उसका परचेज, सेल्स, अकाउंट सब एक में ही है। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट एक में ही है, तो अपन को किसी है ना अलग अलग डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं, अपने डिपार्टमेंट में सारे हैं। अपन हाथों डिसीजन ले सकते हैं कि भाई परचेज ज़्यादा हो गई है, सेल्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस बार सेल्स की डिमांड ज़्यादा है, परचेज ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा मेन डिपार्टमेंट कौन सा है, कॉस्मेटिक। क्या है, इसके सारे सब डिपार्टमेंट एक में ही है, अलग अलग नहीं है। पहले तो क्या था, पूरी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट अलग था, सेल्स डिपार्टमेंट अलग था, मगर अब की बार कॉस्मेटिक का परचेज, सेल्स, अकाउंट एक में ही है, मेडिसिन का एक में ही है, तो अपन के सारे डिपार्टमेंट क्योंकि एक में ही है, तो अपन हाथों डिसीजन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सेल्स वाले से पता लगा के परचेज उतनी कर सकते हैं। अगला अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अभी आ गया, अब कॉस्मेटिक का परचेज डिपार्टमेंट अलग है, ईटेबल्स का परचेज डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन का परचेज डिपार्टमेंट अलग है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है परचेज में कॉस्मेटिक के अंदर, तो अपन निकाल सकते हैं तुम्हारे कारण गड़बड़ हुई है, दूसरे डिपार्टमेंट की तो परचेज सही हुई है, तुम्हारा माल क्यों खराब आ रहा है, तुमने क्यों महंगा खरीदा। हर डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट अलग है, इसलिए अपन इस बार अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें एक ही डिपार्टमेंट में सारे सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर आदमी हर चीज को जानता है कि परचेज, वो सेल्स का भी काम देख रहा है, अकाउंट का भी काम देख रहा है, हर चीज को देख रहा है, तो वो इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल होता है वो। क्या होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक का परचेज डिपार्टमेंट भी एक में ही है, सेल्स भी एक में ही है, और अकाउंट डिपार्टमेंट भी एक भी है। एक आदमी सारे काम देख रहा है अपने सामने, ये सारे काम है, वो उसको कभी भी अपन इधर से शिफ्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है वो। अगला एक्सपेंशन ग्रोथ, अभी मैंने तुमको बताया था, पहले भी आया था एक्सपेंशन ग्रोथ। अगर इस डिपार्टमेंट को लगता है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को, कि हमको एक और डिपार्टमेंट चाहिए, तो वो अपने आप एक और डिपार्टमेंट ऐड कर सकता है, फिर उसको है ना अलग से कुछ, क्योंकि हर डिपार्टमेंट उसके अंडर में ही है, उसके कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट उसके अंडर में है, उसको लगता है एक और डिपार्टमेंट चाहिए, तो आराम से एक और डिपार्टमेंट ऐड करता है। इस तरह से एक्सपेंशन ग्रोथ इजी रहता है। क्या रहता है, ठीक है ना। ये तो फायदे हैं। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। पहले तो पूरी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट एक था, क्या था, फंक्शनल में पूरी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट एक था, तो अपने क्या था, परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग कुछ ही चाहिए थे। अब हर एक कॉस्मेटिक का, ईटेबल का, मेडिसिन का, सबका अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट है। हर किसी का परचेज डिपार्टमेंट की हेड चाहिए, हर किसी के लिए परचेज डिपार्टमेंट की है ना फर्नीचर चाहिए, उसके डाटा चाहिए, तो इसमें अपन को ज्यादा है ना रिसोर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हर का अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट। पहले तो एक ही था, तो कुछ 5-10 लोग परचेज किया, हर इसमें भी 5 लोग चाहिए परचेज में, इसमें भी 5 लोग चाहिए परचेज में, इसमें भी 5 लोग परचेज के चाहिए, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अगला, इसमें सिर्फ अपन फंक्शन पे काम रख देते हैं, इसमें लोचा था प्रोडक्ट फोकस। कॉस्मेटिक वाला सिर्फ अपने कॉस्मेटिक का ध्यान रखेगा, यार मेरे को कॉस्मेटिक की सेल ज्यादा करनी है, इसको अच्छा बनाना है, उसको बाकी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, बाकी प्रोडक्ट से कुछ, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचता है, ये प्रॉब्लम है। अगला, कॉन्फ्लिक्ट, हर डिपार्टमेंट में लड़ाई हो जाती है, ये डिपार्टमेंट कहता है हमको ज्यादा रिसोर्स दो, कॉस्मेटिक कहता है हमको ज्यादा रिसोर्स दो, ये कहता है हमको ज्यादा रुपए दो, ये कहता है हमको ज्यादा रुपए दो, लड़ाई हो जाती है हर डिपार्टमेंट में, हर कहते हैं हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ज्यादा रुपए दो, ठीक है ना। ठीक है, ये फायदे नुकसान है, क्लियर है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग की, अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म फॉर मेकिंग बेस ऑफ रिसोर्सेज, फिर पढ़ा अपन ने इसके प्रोसेस, क्या पढ़ा, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये इसका प्रोसेस था। फिर पढ़ा इंपॉर्टेंस, क्या पढ़ा, अपने पढ़ा था स्पेशलाइजेशन, रोल पहला स्पेशलाइजेशन, फिर है रोल क्लियरिटी, फिर क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडॉप्शन टू चेंज, एक्सपेंशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। फिर अपन ने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या पढ़ा, कीवर्ड था नेटवर्क, क्या था, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पढ़ा स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, क्या पढ़ा, एक मैनेजर अपने अंडर में कितने लोगों को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाता है, कितने सबऑर्डिनेट्स को, है ना, वो होता है एफएन और मैनेजमेंट। उसके बाद अपने उसके इंपोर्टेंस पढ़े स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। फिर 2 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, फंक्शनल और डिविजनल, और लास्ट अपन ने उनके फायदे नुकसान पढ़े, क्या पढ़े, ठीक है ना। पढ़ रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में से एक केस स्टडी पक्का आती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डे टू डे वर्क कराना होता है हर मैनेजर को अपना, है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल आज है ना स्कूल में स्पेशल असेंबली है, क्या है? प्रिंसिपल मैम ने नैना मैम को, कोऑर्डिनेटर मैम को, किसी को भी बोल दिया, कोई भी है, उनको बोला आप आज स्पेशल असेंबली करानी है, आपको क्या करानी है? ये काम प्रिंसिपल मैम ने नैना मैम को दिया, कोऑर्डिनेटर को। अब कोऑर्डिनेटर है ना इस काम को अपने अंडर में जो टीचर्स है उनसे करवाएगा। अब उससे करवाने के लिए उनको कुछ ऑथोरिटी भी देगा कि भाई आप अपने हिसाब से ना बच्चे सेलेक्ट कर लो, आप नीचे से जाकर प्रॉप ला सकते हो, ये ऑथोरिटी दी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भाई तुम्हारा ये पार्ट सर, आपको है ना राइटिंग पार्ट देखना है, आपको ड्रामा का पार्ट देखना है, आपको डेकोरेशन देखना है। तो काम मैनेजर का था, मगर हर काम मैनेजर कर नहीं सकता। मैनेजर को सिर्फ काम करवाना है, कर नहीं सकता वो हर काम खुद, सारे काम। तो वो अपना काम करवाने के लिए दूसरों से हेल्प लेता है। उसके लिए उसको कुछ ऑथोरिटी देनी पड़ती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है भाई, उसी को कहते हैं डेलीगेशन। क्या करते हैं? डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को दिया, किसके लिए दिया? डे वर्क के लिए। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैनेजर सारे काम खुद नहीं कर सकता, जो भी इसको काम मिलते हैं ना सारे काम खुद नहीं कर सकता। सीधे बैठो तुम दोनों, एकदम सीधे। तो उसके लिए ना वो अपनी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है अपने से अंडर वाले लोगों के साथ, है ना, इसको कहते हैं डेलीगेशन। क्या कहते हैं? ठीक है ना। इसके साथ एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एब्सोल्यूट, इसके बाद एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाहे आप कितना भी डेलीगेट कर लो काम, मगर मेन अकाउंटेबिलिटी यानी जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजर की होगी। क्या होगी? आज स्पेशल असेंबली सही ढंग से नहीं हुई तो आप प्रिंसिपल को जाके ये नहीं बोल सकते दीपक सर ने ये काम नहीं किया, ये क्या, वो काम आपको दिया गया था, आप किसी से करा रहे हो, वो प्रिंसिपल मैम का लुकआउट नहीं है, प्रिंसिपल मैम ने काम आपको दिया था। तो अल्टीमेटली जवाबदेही किसकी रहेगी? अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? जिसको काम मिला था, मैनेजर की, सुपीरियर की, ना कि सबऑर्डिनेट की। सबऑर्डिनेट ने तो काम किया, आपने जैसे बोला उन्होंने करने की कोशिश करी, करवाना किसको था? आपको। तो अपन भले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, मगर अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? सुपीरियर की रहेगी, मैनेजर की रहेगी। वो फॉलो वापस अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की रहेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ उनके पास नहीं चली जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अपन ने ट्रांसफर में उनको पावर दिए हैं, मगर अगर गड़बड़ हुई ना जवाब आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं किया आपने। ठीक है ना, ये है उस प्रिंसिपल का मतलब। क्लियर है? अगला आता है इंपॉर्टेंस। क्या आता है? फायदे क्या होता है डेलीगेशन के? आप खुद सोचोगे तो आपको बहुत सारे फायदे खुद ही समझ में आ जाएंगे। कोई भी चीज बीएसटी में करो, इको में करो, किसी में भी करो, जनरल है ना, जिंदगी से को जोड़ोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपना काम आप दूसरों से करा रहे हो, अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे को मिला फेयरवेल कराना है और फेयरवेल का मैंने खुद ने नहीं करा के 4-5 जनों को तुमको कह दिया, बेटा तू माइक अरेंजमेंट देखना, तू डांस का देखना, तू है ना गैस का देखना, इससे फायदा क्या होगा? क्या फायदे होंगे? पहला आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या होता है? क्योंकि आपको सारा काम खुद नहीं करना, आपको काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आप आराम से सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको अब सिर्फ मैनेज करना है चीजों को, जो एक्चुअल में काम करना है वो तो आपने अंडर में दे दिया लोगों को काम करने के लिए, तुम करो साहब। अब सिर्फ आपको सिर्फ देखना है कि वो काम सही ढंग से हो नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ एक काम है मैनेज करना। क्या करना? तो जब आपके पास कोई एक्चुअल में एक्टिव काम नहीं है, सिर्फ मैनेज करने का काम है, बाकी जो कहते हैं ना ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है वो तो किसी और को करना है, तो आपका मेन काम क्या रह जाएगा? आपको मैनेज करना हो। जितना आपके पास वर्कलोड कम है तो आप उतना ही ज्यादा अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्योंकि आपने हर काम थोड़ा थोड़ा किसी को दे दिया है, अब आपको सिर्फ उस काम कैसा हो रहा है वो देखना है, खुद काम नहीं करना। तो पहला होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या होता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या होता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्लियर है ना? क्योंकि काम आप नहीं कर रहे, आप दूसरों से करा रहे हो, अब आपको सिर्फ मैनेज करना है, और क्योंकि आपके पास वर्कलोड कम है तो आप मैनेजमेंट आराम से कर सकते हो। अगला होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। क्या होता है? एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे होगा हिमांशु? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आज मैं फेयरवेल या एनुअल फंक्शन, अगर आज पूरा एनुअल फंक्शन में ही सारे गाने क्या रहेंगे, कौन क्या डांस करेगा, ये सब मैं डिसाइड कर लूं, तो तुमसे कोई भी काम नहीं करूँ। एट द सेम टाइम मैं तेरे को बोलूं बेटा टेंट वाले को तू कर लाएगा, माइक सेटलमेंट तू करेगा, डांस की प्रिपरेशन तेरे को करानी है, ड्रेसिंग कॉस्ट्यूम का तू अरेंजमेंट करेगा, क्या होगा? इसको पता चलेगा यार टेंट की इतनी रेट रहती है, पाली में सबसे सस्ता टेंट मिलता है। इसको पता रहेगा सर ये डांस में ना नई फॉर्म ये रही है, मैंने ये वीडियो देखे, ये सर ये करवा सकते हैं। उसको पता रहेगा सर पाली में 4 ड्रेसों की दुकान है, इसमें से ये सस्ती मिलती है, क्योंकि मैंने तुमसे काम करवाया, तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉय को हमने काम दिया तो उनको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाएंगे, धीरे धीरे काम करके सीखना सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है। एक तो सुन के सीखना, एक करके सीखना। आप करके सीख रहे हो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आपका होता है। तो अपन यहाँ पे ही तो करा रहे हैं, दूसरों से काम करवा रहे हैं, डेलीगेट कर दिया अपना काम। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट 2 पॉइंट बोलना बेटा,
मयंक एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्योंकि अपन उनसे काम करवा रहे हैं। 100% वो जब फेस करते हैं रियल लाइफ में वो चीज़ों को, ऑटोमेटिकली उनका डेवलपमेंट होगा। अगला आता है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। बहुत सिंपल सी बात है, आपने किसी को काम डेलीगेट किया है। मैं आज बोलता हूँ हिमांशु सोनी को कि बेटा मेरे को ये चैप्टर पढ़ाना था, मगर ये चैप्टर मैंने टाइम नहीं है, मैंने तेरे को पढ़ा दिया, तो ये चैप्टर है ना मैं को पढ़ा दे। इसको एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा, सर ने मेरे पर भरोसा रखा है कि सर को इतना भरोसा है मेरे पर कि मेरे को ये चैप्टर आता है और मैं उसको समझा दूंगा, उसको लगेगा मेरे को बोला सर ने। वैसे ही अगर अपन किसी को काम कराते हैं ना, उसको एक मोटिवेशन मिलता है, यार मेरे को बोला सर ने कि एनुअल फंक्शन पूरा तू देखेगा, इतना भरोसा है सर को, उनको लगता है मैं इस लायक हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, एक तरह से अगर आप उनसे काम को सौंप रहे हो तो एक सेम टाइम ये भी बता रहे हो कि हमको आप पे विश्वास है, हम आपको उस लायक समझते हैं। उसको है ना मोटिवेशन मिलता है। क्या है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। जब भी आप डेलीगेशन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, सब सुपीरियर को सबऑर्डिनेट पर विश्वास है, सुपीरियर जानते हैं उसमें ये एबिलिटी है, या वो जानता है कि एबिलिटी नहीं है मगर वो इसको कर लेगा, इतना वो है ना डिटर्मिनेशन से हर चीज करता है। तो यहाँ पर उसको मोटिवेशन मिलता है जब आप किसी को भरोसा दिखा रहे हो। अगला आता है फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। बहुत सिंपल सी बात है, अगर अपना काम आप लोगों से करवा रहे हो, अगर आप अपने फ्यूचर के अगर आप आगे वालों को डेवलप कर रहे हो, हर इंसान को हर लेवल पर हर इंसान से काम करा के उसको डेवलप करो, जितना ज़्यादा आपके अंडर में एम्प्लॉय जो लोग हैं, आपके अंडर में जो काम करने लोग हैं वो डेवलप होंगे, जितने ज़्यादा वो एक्टिव होंगे, जितने ज़्यादा वो स्किलफुल होंगे, उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी। सिंपल सी बात है, आप हर एक्टिविटी को बेस्ट तरीके से कर रहे हो। अगर आप अपने अंडर में काम करा लोगों से बार बार करवा रहे हो, वो बेस्ट तरीके से करना सीख गए हैं, फिर वो हर काम को बेस्ट कर रहे हैं, तो आपका हर चीज का, हर प्रोडक्ट का, हर एक्टिविटी का बेस्ट रिजल्ट निकलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, तो आपकी क्या होगी, आपकी डिमांड ग्रोथ ऑटोमेटिकली होनी है। सिंपल सी बात है। अगला है बेटर कोऑर्डिनेशन। क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप डेलीगेशन करते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, अगर आप डेलीगेशन करते हो तो आप हर आदमी को हर एक ग्रुप बनाकर या एक ग्रुप बना के काम देते हो। तुम 4 जनों का ये काम, 2 जनों का ये काम, तेरा ये काम, हर आदमी को वही काम देते हो जो आपको लगता है वो सेटिंग से कर पाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आपने एक टीम ऐसी बनाई है जो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको लगता है बेस्ट है, फिर दूसरी टीम ऐसी बनाई है जो दूसरे काम करने के लिए बेस्ट है। तो ऐसे में आपको कोऑर्डिनेट करना ईजी है। आपने हर आदमी को अपना काम दे दिया है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ उसके हेड को या एक पर्टिकुलर इंसान को पूछना, भाई तुम्हारा कहाँ तक पहुंचा है, दूसरे को कहाँ तक पहुंचा है। इससे कोऑर्डिनेशन बहुत ईजी होता है। क्या होता है, अगर आप हर काम एक से ही करवा रहे हो या आप सारा काम खुद कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है करने में, ठीक है ना, क्योंकि आपने डेलीगेट कर दिया चीजों को, कुछ आदमी को कुछ आदमी को कुछ छोटा छोटा पार्ट, तो उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत ईजी होता है। एक वर्कलोड कम है, एट द सेम टाइम आपने सोच समझ के दिया है जो उस आदमी के लिए बेस्ट है। अगला, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इस चीज के लिए अपन ने ना डेलीगेशन किया था। मेरे पास ज्यादा काम था तभी तो मैं तुमसे करवा रहा हूँ। डेलीगेशन का मेन मतलब तो ये है, सारा काम खुद नहीं करना पड़े। आपको काम दिया गया है मगर ये नहीं बोला कि आप करो। प्रिंसिपल ने बोला दीपक सर ये करवाना है, ये करना है, तो आपको ये नहीं बोला आपको करना है, आप करवाओ बस। तो ये अपना क्या था, जितना ज्यादा डेलीगेशन करोगे उतना आपका वर्कलोड कम होगा। आप दूसरे से काम कराओ, आपका वर्कलोड आपसे उनको मैनेज करो, सेटिंग से करे नहीं करे, कुछ गलती है तो सुधारो और वापस बताओ, ऐसे करना है। ऑटोमेटिकली डेलीगेशन का मतलब ये है अपना काम दूसरे से करवाना, ठीक है ना। अगला आता है बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप सामने दिख रहा है। डेलीगेशन का मतलब है सुपीरियर अपने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाउनवर्ड ट्रांसफर करता है। तो ये बेस, अगर एक सुपीरियर है, अगर वो अपने पावर यूज ही नहीं ले, अगर वो अपने सबऑर्डिनेट से काम ही नहीं करा हुआ है, तो काहेगा सुपीरियर। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का बेस यही तो है कि सुपीरियर आपको इंस्ट्रक्शन देगा और आपसे काम कराएगा, और सबऑर्डिनेट को करना क्या है, अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करना है। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है, डेलीगेशन का मतलब यही हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपना ऑथोरिटी, अपने पावर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आगे वाले को दे रहे हो और उससे काम करवा रहे हो। यही तो बेस हुआ। अगर एक सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से काम ही नहीं करा रहा, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, तो फिर काहेगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट से, फिर वो काहेगा सुपीरियर हुआ। तो ये बेस ही तो यही है। डेलीगेशन का मतलब ही हुआ दूसरे से काम कराओ, आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये डेलीगेशन है, अल्टीमेटली क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का बेस है। देख एग्जांपल बताता हूं, देख सामने देख। नेक्स्ट, हाँ, तो ये इसके फायदे हैं। क्या है, अब इसमें 3 नाम आते हैं डेलीगेशन के अंदर, 3 नाम आते हैं मेन समझने के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी
एंड अकाउंटेबिलिटी। तीनों का मतलब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। क्या होता है कि आपको जो काम दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है, वो ऑब्लिगेशन, आपका कर्तव्य, ठीक है ना, एक तरह की लाइबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये चीज़ करनी है साहब, ये आपको काम दिया हुआ है, इसको सही ढंग से करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑब्लिगेशन है। ऑथोरिटी का मतलब होता है उस काम को करने के लिए जो आपको पावर मिलता है। क्या मिलता है? आपको एक पर्टिकुलर चीज़ों के, जैसे आपको मैनुअल फंक्शन मिला करना है तो आपको पावर मिलेंगे, आप प्रॉप यूज ले सकते हो। आप बच्चों को 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस के लिए जाते हो, तो वो ऑथोरिटी का मतलब हो गया पावर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है काम सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कितना अधूरा रह गया, क्या रह गया, उसका जो आंसर देना है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर बोले बोलना, क्या होना, क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, वो होता है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। अगला आता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। आपको अगर मैंने बोला है बेटा कि ये कल तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए, अब तुम्हारा ऑब्लिगेशन है वो चैप्टर कल तक याद होना है। ये ऑब्लिगेशन जो है एक तरह की लाइबिलिटी समझ लो, एक तरह का क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी काम को करने की क्षमता नहीं, क्षमता तो एफिशिएंट, जवाबदेही नहीं होती। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, इसका ऑब्लिगेशन ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन ही होता है। क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ये कराना है, आपके जिम्मे है, कहते हैं ना जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है इसको करवाना, तो ठीक है ना। तो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। क्या है? वो पर्टिकुलर टास्क आपके जिम्मे है, आपको पूरा करवाना है, आपका ऑब्लिगेशन है। अगला आता है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद इन फ्यू हैंड्स। क्या लिख दो सेंट्रलाइजेशन का मतलब? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद इन फ्यू हैंड्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के पास पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाना। अंदर चले जाओ तुम दोनों। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद इन फ्यू हैंड्स, आपके पास जो पावर है वो पावर या तो आपके पास है या 2-3 जनों के पास है और किसी के पास नहीं है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। पावर को कुछ लोगों के पास रखना, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल है, स्कूल में टीचर अपॉइंट करना ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास होगा? प्रिंसिपल मैम के पास, या फिर डायरेक्टर सर के पास, या फिर उनके एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल सर के पास। ये पावर उन्होंने किसी और के साथ शेयर नहीं कर रखा है, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? ठीक है ना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कुछ को जो इंपॉर्टेंट पावर होते हैं वो आप हर किसी को नहीं देते, उसको कहते हैं। अगर हर कोई इंसान टीचर सेलेक्ट करने लग जाए, सोचो क्या होगा। कोई भी जन आ रहा है, पियोन आ रहा है,